अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज की एक बहुत ही लेजी सुबह रही मेरे लिए, बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। रात भर तो खैर नहीं, काफ़ी देर तक शूटिंग पे था, काम कर रहा था। और जब चीख पुकारने वाले सीन होते हैं उसमें गला बैठ जाता है, आवाज़ थोड़ी हो जाती है। और फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जितने भी डिप्रेसिंग अगर कभी कोई सीन्स होते हैं ड्रामे के अंदर जिसमें रोना धोना हो या इमोशनल बातें हो, वो आपको ज़्यादा ड्रेन कर देती हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जब ड्रामे में इस तरह की चीज़ें हम करके या देख के इतने ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं इमोशनली, तो अगर हम वाकई में इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, उदास रह रहे हो या रोना धोना कर रहे हो या कंप्लेंट्स कर रहे हो हर वक्त, तो ये भी चीज़ें हमें ड्रेन करती हैं और हम इस तरह के तजुर्बात से ही सीखते हैं। हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। और ये चीज़ मैं पता है किससे सीखता हूँ? शेफ नौरीन से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खुश। बस सिर्फ दिल चाह रहा है कि आपके इस लुक पर आपको एक स्कूल बैग दे दूं कि प्लीज अब आप स्कूल चली जाए। कैसी हैं आप शेफ नौरीन? बिल्कुल ठीक। शेफ नौरीन, होता है ना कुछ दिन होते हैं जिनमें आप बहुत डल होते हैं। हाँ, डिप्रेशन सा हो जाता है, कुछ हाँ। होता है, समथिंग नेचुरल, कभी-कभी होता है। मुझे पता है कि मैंने एक चीज रियलाइज की नौरीन, मुझे लगता है सोशल मीडिया मुझे डिप्रेस करता है। अच्छा। मैं जब पॉलिटिकल कंडीशंस देखता हूँ कि मुल्क में क्या हो रहा है, Exactly. और अब मैं बाहर निकलूंगा तो लोगों से वही बातें होंगी। सही बात है, और एक ही टॉपिक चलता रहता है। एक ही टॉपिक चल रहा है। और मुझे लगता है जो एंटरटेनमेंट पोर्टल्स थे या कुछ थे, मैं उनको जितना अनफॉलो कर लूँ वो कहीं ना कहीं से मनुष्य मुझे टैग कर देते हैं। अब उसके ऊपर लिखा, और मुझे आपको पता है मुझे पॉलिटिक्स में 0% इंटरेस्ट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रही होती हैं वो इतना अफेक्ट करती हैं। सही बात है, पता चल रहा होता है ना, नजर आ रहा होता है, दैट्स व्हाई। इससे आप बंदा डिप्रेस हो जाता है, तो उसे डल एंड डाउन हो जाता है ना। पहले का वक्त अच्छा नहीं था जब आप अनअवेयर रहते थे, कसम से बहुत कुछ पता ही नहीं होता पता ही नहीं होता था कुछ। मैं आपको बताऊं, एक इतनी पता की बात मुझे अभी तक याद है कि मेरे जो फादर हैं वो सुबह वेट कर रहे होते थे अखबार का, कि सुबह उठे अखबार आए तो पता चले कि शहर में क्या हो रहा है। बैठे रहते थे, सुबह 7 बजे अखबार आता था। उसके बाद वो पढ़ते थे, तब पता चलता था कि स्कूल जाना है या नहीं जाना, या क्या सिस्टम है। अभी मुझे लगता है कि टू मच इन्फॉर्मेशन जो है ना, आई थिंक वो भी आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और ख़ास तौर पे मैं क्या कह दूँ, क्या लानत है उन लोगों पे जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक फेक न्यूज़ चल रही थी कि कल छुट्टी है। आप इस तरह हमारे जज्बात से कैसे खेल सकते हैं? आप सोचिए कितने मोइज़ भाई ने कितने प्लान कर लिए थे। सोचे इन्होंने। वहाँ की फेक न्यूज़ बहुत चलती है, समझ किसी को मार देते हैं, किसी को जिंदा कर देते हैं, समझ फिर मैं हैरान हो जाती हूँ। मारने के लिए भी ना सबसे पहले इनको एक्टर्स मिलते हैं। कसम से वो एक्टर गुजर गए, वो फलाना एक्टर गुजर गए। आप सोचे, मुझे एक दफा कॉल आई, एक एक्टर मेरे सेट पे थे और उनके लिए कॉल आई कि सुने बहुत माजरत के साथ। मैंने कहा बकवास बंद करो, तो सामने बैठे हुए क्या आप कैन यू इमेजिन लोग इस तरह की खबरें इस तरह फैला रहे होते हैं। वही तो ऐसे फैलाते हैं, पता नहीं इनके अपने रिश्ते को। अच्छा नौरीन, मुझे एक बात बताएं, अगर खुदा ना खास्ता कभी आप सोशल मीडिया पे देखें कि आपकी खबर ऐसी लगी तो मैं क्या करूंगी? अगर फर्ज करें आप ऐसी बैठी हुई है बोर और आप देखें कि शेफ नौरीन खाली की हकीकत से जा, तो बताओ मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले हंसूंगी बहुत जोर-जोर से। जो क्या वो हमेशा करती है। एग्जैक्टली। अरे भाई, अभी थोड़े दिन पहले भी एक मॉडल है, उनका फोन हैक हो गया और किसी ने उनकी मरने की खबर डाल दी। अब खूबसूरत जवान बच्ची है वो, मतलब यू नो शी इज अराउंड इन हर 20s और ऑल। तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो हर कि वो मॉडल है और एकदम से पता चला उसकी डेथ हो गई। कॉज ऑफ डेथ क्या था, क्या हुआ था, पता चला कि उसका फोन चोरी हो गया था, हैक हो गया था एंड शी इज फाइन। अब ये इस तरह की जो चीजें होती हैं। अच्छा लिटरली ये लोग तो तस्वीरें भी भेजते हैं, गाड़ी बिल्कुल खत्म है और ये वाली एक्ट्रेस जा चुकी है। मतलब दिस इज नॉट गुड ना। बंदा पहले तो अजीब सा हो जाता है, यार ये कल तो परसों तो देखा था हमने इनको, ये आज मतलब। लेकिन फिर उसमें जब कमेंट्स में पढ़ती हूँ फेक है, झूठे लोग हैं, ये वो है, दिस इज रियली बैड। मुझे लगता है बहुत ज्यादा वक्त हम देने लगे हैं सोशल मीडिया को, बहुत टाइम देने लोगों को लगता है कोई टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह हर चीज का उरूज आता है फिर उस चीज का जवाल भी आता है। व्हाटएवर गोज अप मस्ट कम डाउन, ये कहा जाता है ना। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा आगे जा रही हो, मैं आपको एक बात बताऊं, कहा यह जाता है कि जैसी किसी की, अगर आप किसी भी चीज का बोलबाला अगर आप देख रहे हो
किसी भी चीज़ की आप कामयाबी देख रहे हो तो वो उसके एंड की दलील होती है एग्जैक्टली बिल्कुल। कि वो अब आप सोचें, अब आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए, अब आप कहाँ जाएंगे? हाँ सही बात है। तो जब आप चोटी पे पहुंच जाते हैं, मतलब वो एक दैट इज द टाइम कि बस वो एक बहुत ही मुख्तसर पीरियड होता है बहुत मुख्तसर। और उस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया का जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा एक फोकस करके बैठते हैं ना, ख़ास तौर के ऊपर जो इन लोगों को फॉलो करते हैं, बहुत केयरफुली फॉलो कीजिए। आप इसी पूरी चीज़ को कल्टिवेट करके एक एजुकेशनल चीज़ भी बना सकते हैं। आप थोड़ी सी फनी चीज़ों में भी जा सकते हैं, आप थोड़ा सा बेहतर जो पेजेस थोड़ा एंटरटेनमेंट कर ले, एंटरटेनिंग कर ले, लोगों को एंटरटेन कर ले। पता आप नहीं अंग्रेज शेफ को फॉलो करें तो आप automatically- बहुत एंटरटेन रहेंगे। वैसे मुझे एक बात बताइए, ये आपको हैंडल दिमाग में कैसे आया अंग्रेज शेफ? हाँ ये मेरे नहीं आया, मेरा किसी ने नाम रख दिया था। बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू टॉक लाइक, जब मैं नया मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी उर्दू काफी वीक थी असफर, तो मैं थोड़ा सा मैं लड़कों की Weak तरह बात थी? करती थी। मतलब अभी बहुत अच्छी हो गई अच्छा, है। उससे अच्छे से भी वीक थी। हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ही फजूल सी थी, मतलब लड़कों की तरह बात करती थी, पठानों की तरह बात करती थी। लेकिन ये कि उन्होंने मेरा नाम रखा था, आई लुक लाइक थोड़ा सा बहुत मिलती होंगी, तो कह रहे अंग्रेज शेफ आपका ना। तो मेरा इंस्टा पे भी, मेरा फेसबुक पे भी वो यही नाम हो गया, मुझे कोई मेरे नाम से नहीं पहचानता, अंग्रेज शेफ के नाम से पहचानते हैं। ये वाली बात है। अच्छा, लेकिन ये ऑफ कोर्स आई थिंक सोशल मीडिया का एक काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी एक साइड होती है, हाँ, exactly. जिससे लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। लेकिन मैंने ये चीज जाती तौर पे रियलाइज की कि इट कैन डिप्रेस यू एज वेल। हाँ बिल्कुल। आपको डिप्रेशन हो जाता है। हाँ। जब अभी थोड़े दिन पहले जो तुर्की में जलजला आया हुआ था और उसकी जिस तरह की न्यूज आ रही थी, मतलब मुझे लग रहा था इट्स टू मच इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा मलबे में लोग फंसे हुए और आप उनको देख रहे हैं। वो जिस शहर का था वहां के लिए वो रेलेवेंट था कि लोगों को निकालना था या उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। मुझे लग रहा था यहाँ पे इवन जब हमारा पिछले साल सैलाब आए थे, सैलाब के अंदर भी वो जो जिस तरह की फुटेज देखने को मिल रही थी, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन मुझे लगता है टू मच इन्फॉर्मेशन कैन बी डेंजरस। हाँ एग्जैक्टली, कुछ ज्यादा ही हो जाता कुछ ज्यादा भी नहीं, हर लिमिट्स में हो ना तो इंसान थोड़ा बर्दाश्त भी कर सकता है। आप किस किस को फॉलो करती हैं? मैं किस चीज को फॉलो करती हूँ? इंस्टा पे। इंस्टा पे मैं अपने जैसे लोगों को फॉलो करती हूँ, थोड़ा सुकून में रहूँ, थोड़ा हैप्पी रहूँ। मैं बिल्कुल भी उस चीजों को फॉलो नहीं करती असफर के जिससे मुझे डिप्रेशन हो। समझ रहे हैं आप? बस मैं अपने तरीके के लोगों को फॉलो करती हूँ। लेकिन बहुत लोग हैं जो कि वो भी होता है ना कि आप किसी को फॉलो ना करो तो वो नाराज हो जाता है। हाँ। तुमने मुझे फॉलो नहीं किया भाई, ये भी बड़ा मसला होता है। ये बहुत होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आप हमें फॉलो करें, हम भी आपको फॉलो करेंगे। हाँ, ये क्या बात। माय गॉड। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, ये आपने बहुत ही कॉन्शियसली इस चीज़ को देखना है और स्टडी करना है कि आपको कोई भी चीज़ जो डल कर रही है डाउन कर, जिस तरह नौरीन कल मैं एक सीन कर रहा था जो कि बहुत चीख पुकार और ये वाला सीन था और एक ही सीन था वो, मतलब बाकी पूरा दिन अच्छा था। लेकिन देन आई रियलाइज कि रोने धोने से, कंप्लेन करने से आप कितनी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। बिल्कुल, खुश रहना कितना ज़रूरी है और उतना ही मुश्किल भी है जितना ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, अगर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं आजकल, आप लोगों ने सबैटिकल लिया हुआ है, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर एट होम, आपको वक्त है आपके पास आपके लिए, तो प्लीज़ एक्सरसाइज किया कीजिए। आपकी ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों बेहतर रहेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी छुट्टियाँ खाओ, ज़रूर खाइए, इंजॉय कीजिए लाइफ को, लेकिन अपने आपको वक्त दीजिए। आजकल सबसे अच्छी जो जगह है ना वक्त गुजारने की, वो जिम होता है। जिम होता है, एग्जैक्टली। यू कैन हैव सच अ गुड टाइम एट जिम, और अगर दोस्तों के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको और मजा आएगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज और फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। ये जो नाक है ना जी, इसका बड़ा रोना है। कभी लोग कहते हैं कि उसने हमारी नाक कटवा दी, उसने हमें ये कर दिया वो कर दिया। ये जो नाक है ना, यह खुद भी एक मसला है, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ा मसला होता है और इसको प्रॉब्लम को कहते हैं साइनस। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी गौर करें तो आप सोचें कि आपके चेहरे पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नाक दिए, ना सिर्फ इसलिए कि अच्छी नाक खूबसूरती की अलामतों में से एक अलामत भी है, लेकिन ये अस खुद एक बहुत बड़ा टूल है। और ये टूल है आपकी बॉडी में टेम्परेचर को बैलेंस करने का। योग इसमें एक बहुत बेहतरीन राय बताता है, आयुर्वेद इसमें बहुत बड़ी हमारी रहनुमाई करता है। वो ये कि जो नाक है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, दो नथने हैं। सीधा नथना जो है इसको रिप्रेजेंट करता है
ये सूरज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम उसको सूर्या कहते हैं, सूर्य नाड़ी। ये नाड़ियाँ हैं, यहाँ से नाड़ियाँ धागे चलते हैं, ठीक है, ये ट्रैक हैं, ये कह लीजिए ये सूर्य या सन ट्रैक है, या आप कह लीजिए सूरज का नथना है। यहाँ से जो सांस अंदर जाती है वो हमारे जिस्म में टेम्परेचर को बढ़ाती है। उल्टी साइड चंद्रा नाड़ी, ये चांद का या मून की रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ से जो एयर जाती है वो हमारे जिस्म में कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है। अब होता क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद तकरीबन 7 से 9 मिनट के बाद जो हमारे नथने हैं उनकी जो कैविटी है वो हल्की हल्की टर्न होती है। तो कभी एक नथना तेज़ चलता है, हमारे जिस्म में हरारत बढ़ जाती है, फिर वो नथना थोड़ा सा बंद होता है और दूसरा नथना खुल जाता है, तो जिस्म की हरारत जो है वो ठंडक से बैलेंस हो जाती है, और ये खुद ब खुद होता है। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत, अंदरूनी दर्जा हरारत यकसा रहता है, चाहे हम कोखाफ पे चले जाएं या फिर हम सहरा में कहीं सहरा गोभी में घूम रहे हों। यानी आप सहरा में हों या बर्फ़ानी इलाके में हों, आपके इंटरनल टेम्परेचर एक होगा, अगर उसमें फ़र्क आ जाए तो आप बीमार हो जाएंगे। और ये टेम्परेचर मेंटेन कहाँ से होता है? नाक से। लिहाजा आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन बरहक में हमें वज़ू के दरमियान नाक में पानी डालने या नाक की सफाई का भी हुक्म है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। अब देखना ये है कि अगर इसमें रोग हो जाए तो क्या होगा। तो इसकी पहली वजह होगी आपकी हसासियत, जिसको हम कहेंगे कि आपको कोई ना कोई एलर्जी हो गई है, तो उसका भी इफ़ेक्ट आपको यहीं आएगा, क्योंकि यही वो ट्रैक है जहाँ से तमाम जर्म्स को रोका जाएगा। तो इसके लिए आपको बाकायदा डॉक्टर से रुजू करना है। लेकिन अगर आप इसका आम इस्तेमाल करना चाहें, यानी एहतियात करना चाहें और योग से मुतबादिल तरीक़ा इलाज से इसका इलाज करना चाहें, तो मैं आपको इसके कुछ हल बता देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपको साइनस है और साइनोसाइटिस की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसमें योग एक आपकी मदद करता है, उसको हम कहते हैं जल नेती, नाक में पानी डालना। एक तो ये तरीका है नाक में पानी डालने का वज़ू का, और एक जो तरीका है जल नेती, उसमें नेती पॉट या कोई भी बर्तन ले लें जिसमें ज़रा थोड़ा सा नोज़ल ज़रा सा उसका ज़रा अच्छा हो, उसको यहाँ रखा और यहाँ से पानी डालना शुरू किया, तो क्या होगा कि इस कैविटी से निकल के वो इस कैविटी से वापस आ जाएगा, अंदर से होता हुआ। मुंह को खुला रखना है, यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, अब बाद वो मुंह से भी गिरता है। जब ये हो जाए तो थोड़ा सा नाक को सिनक लिया, साफ़ किया, फिर उसी ये पानी जो है नीम गर्म होगा और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट होगा, लेकिन ये भी किसी उस्ताद की निगरानी में होगा। मैं तरीका बता रहा हूँ, अब इसको बैठ के कैसे करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं बैठने का एक ख़ास तरीका है, उसको इख्तियार करता हूँ। ये उखड़ू बैठूंगा, उखड़ू बैठने के बाद थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ झुकाया और इस तरह नीति पॉट से हमने नीति पॉट से पानी डाला नाक में। जब ये पानी डल गया तो फिर अब हम करेंगे वो है कपालभाति। ज़ोर ज़ोर से नथनों को हम खाली करने की कोशिश करेंगे ताकि वो पानी जो हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी जमा है वो निकल जाए, और ये करना बहुत ज़रूरी है। या इस तरह कर लीजिए। अजीब सा लगता है, लेकिन अजीब सा लगे आपको तो हम बताएंगे, इसलिए कि अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो फिर उस्ताद को ये नहीं देखना होता कि जब वो सिखा रहा है तो वो कैसा लग रहा, आप कैसे अच्छे लगेंगे। हमें ये हमारा ख्वाहिश है, हमारी इच्छा है कि आप जो है वो बहुत बेहतर नज़र आए। और साइनोसाइटिस में वो क्या इसकी अद्वियात है, मैं एक नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप एंटी एलर्जी ले सकते हैं डॉक्टर से पूछ के। तो जल नीति आपके लिए बड़ा फ़ायदा देगी। अगर आप जल नीति नहीं कर रहे तो फिर क्या करें, तो फिर ये करें कि थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उस नमक को इस तरह नाक में लेके जाएं और फिर निकाल दें। फिर थोड़ा सा पानी लें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर आप ये करें कि पानी लें और थोड़ी सी देर नाक में पानी इस तरह रखें ताकि उसकी गर्मी जो है आपकी कैविटी को फ़ायदा दे। इसके साथ साथ एक और मैं आपको हाल बताता हूँ। उल्टे हाथ का जो अंगूठा है, इसको किसी भी गर्म चाय के कप के साथ या गर्म बर्तन के साथ टच करें, जो कि मुनासिब होना चाहिए। बर्तन से मुराद गिलास हो गया, कप हो गया, जिसमें आपने चाय ली है। आप थोड़ी देर में ये अगर उल्टे हाथ का अंगूठा टच करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपकी बंद नाक फ़ौरन खुल जाएगी। ये जो है सोजोग का तरीका है, एक इल्म है सोजोग, जो कि नेट पे आपको मिल जाएगा,
और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका फेस और नोज़ का पॉइंट यहाँ कहाँ है। तो आपने गर्म किसी भी बर्तन के साथ जिसमें आपको चाय दी गई है बर्तन, तो आपने ये टच कर दिया। बहुत सिंपल है। ये तमाम तरह एहतियात यानी कि जलने थी और हमारा जो थंब है, कुछ लोगों को मैं ये भी कहता हूँ जिससे फ़ायदा होता है कि आप इस उल्टे हाथ के अंगूठे को इस तरह मसाज करते रहें, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडी चीज़ों से बचिए, और जहाँ टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बदलता है उसमें एहतियात रखिए। फौरी ठंडक से गर्म और गर्म से ठंडे में आएंगे तो भी आपको साइनस का प्रॉब्लम होगा। और कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें मत लें, ठंडा पानी मत पिएँ, फ्रिज की चीज़ें और प्रिजर्व की भी चीज़ें भी आपको नुकसान कर सकती हैं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, जैसे कि इस वक्त आपने अपने योगी से मशवरा किया है। सो इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। क्लिफ्टन में 3.5 एकड़ पे अर्बन फॉरेस्ट का क़याम अमल में आया है। बहुत ही हसीन और दिलफरेब जगह है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था अर्बन फॉरेस्ट का। इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें तमाम अनवा इक़साम के जो दरख्त हैं और ख़ास तौर पे जो कराची के इंडिजिनस ट्रीज़ हैं वो लगाए गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई फॉरेस्ट बन गया है। आप अंदर देखें, घूमें फिरें तो इसका तस्वीरें या वीडियो बनाएं तो आपको अंदाज़ा होगा। This is an absolute treasure that citizens created here, and my sincere hope that this treasure is maintained. आज मैं आया हूँ, मैं हैरान हूँ कि क्या खूबसूरत बन चुका है। जो एक कहते हैं जो पौधा डाला था, अब वो पौधा एक फुल फॉरेस्ट बन चुका है और खूबसूरती इसके एक नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ आके मुझे कितनी खुशी होती है और कितनी तसल्ली होती है कि इस मुल्क में, इस शहर में कोई एक है जो इतना अमेजिंग काम कर रहा है। इस पार्क को मैंने पिछले 15 साल से 20 साल से देखा हुआ है। यहाँ एक वेजिटेबल गार्डन बनाया है जो कि सब्जियाँ जो है मोहल्ले में बांट रहे हैं पिछले 4 साल से। बेशुमार छोटी छोटी और चीज़ें, कंपोस्टिंग करते हैं हम यहाँ पे, मोहल्ले का सारा कचरा जमा करके हम उसकी खाद बना लेते हैं। और मुझे लग रहा था मैं जंगल के अंदर आ रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि छोटे छोटे पौधों से ये इस तरह बन गया है कि मुझे पता नहीं कि आगे क्या है। और जब मैं चलती हुई जा रही हूँ वॉकवे से तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे ट्रीज़ के आगे भी कुछ नज़र आएगा कि नहीं। तो मैं बहुत खुश हूँ देख के। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की 2 शानदार शख्सियात से जो कि बहुत ही मुख्तलिफ काम करते हैं और एक ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत पहले सोचा जाना चाहिए था और उस पर अमल दरामद होनी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट न्यू टू पाकिस्तान, लेकिन बहुत अरसे से एक अनअटेंडेड कॉन्सेप्ट रहा है। लोग इस तरफ नहीं गए, लेकिन एक शख्स है जिन्होंने ये सोचा और उसको तकमील तक पहुंचाया। हमारे साथ हैं शहजाद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। यू आर द फाउंडर ऑफ द अर्बन फॉरेस्ट। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और आपके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बेहतरीन शख्सियत के मालिक हमारे साथ है सैफुर रहमान साहब, एडमिनिस्ट्रेटर द वेरी फेमस KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आपसे मैं नाराज हूँ, इतनी दफा आपको मैंने दावत दी और आप गायब रहे। बस शहजाद की वजह से आ गए सारा। ही मेड श्योर के बस बिल्कुल आऊँगा मैं और तफसील से बात करूँगा। अच्छा शहजाद, मुझे एक बात बताएं, अर्बन फॉरेस्ट का आपको आइडिया कैसे आया? आपको किस तरह लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए? कुछ साल पहले अबाउट 6-7 ईयर्स अगो एक हीट वेव से कराची जब गुजरा तो मतलब एक शदीद ये ज़रूरत महसूस की गई कि हमारे पास जो ग्रीन कवर है वो या दरख्त हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है इलाके ठंडे रहते हैं, आपका शहर ठंडा रहता है। तो उस वक्त ये तरकीब थी एक फ़ॉरेस्ट उगाने की, उसको हमने ट्राई किया लाके। मियाँ वाकी मेथड, बड़ा मुश्किल सा नाम था।
उसको ट्राई किया, ट्राई करके जब हमने देखा कि वो अच्छा चल रहा है तो फिर उसको बढ़ाना फिर फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो उससे फ़ायदा उठाएं। तो हमने एक पार्क अडॉप्ट कर लिया जो मेरे घर के बिल्कुल साथ ही था, ये सोचते हुए कि इसको एक मॉडल पार्क बनाते हैं और देखते हैं जो एक सस्टेनेबल पार्क की चीज़ें वो हम उसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि नहीं। और ये आप ज़ाती तौर पे कह रहे थे? और ये ज़ाती तौर पे किया सारा कुछ। तो आखिर में फिर ये हुआ जब हमने उसको पूरा पार्क अडॉप्ट किया तो फिर हमें क्राउड फंडिंग की, हम गए लोगों के पास, फिर कंपनियों के पास, इंडिविजुअल के पास। सो लोगों ने एक पौधे से लेके 1000 पौधे तक दिए या उनके पैसे दिए, जिससे फिर हमने वो पार्क डेवलप किया और उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप की। तो वो अल्लाह का शुक्र है वो 5 साल के अंदर वो शक्ल में आ गया है कि जो विज़न था हमारा, जो एक्चुअली जो हमने डिज़ाइन बना के सामने, हमने बहुत अरसे तक एक बहुत बड़ा सा वहाँ वो लगाया हुआ था बैनर कि जी हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वैसे का वैसे ही बन गया। वो तमाम फीचर जो हम चाह रहे थे वो उसके अंदर सब डेवलप हो गए। ये अल्लाह मियाँ ने बहुत ही बड़ा एहसान किया कि जो सोचा था वो किसी सूरत से वो आ गया सामने, विजुअल उसका सामने आ गया। अच्छा, अब आपने इसको ये तोहफ़तन आपने ये कराची को दे दिया है। अच्छा, जब आप इसको डेवलप करते तब भी आप सैफ साहब से इन टच थे? सैफ साहब अब का एक्चुअली आना जाना ज़रा KMC में इस पोजीशन में डिफरेंट होता है, बट ऑन हिज ओन ही हैज़ बिन, ये जब आप एक्चुअली वो पार्क बना, किडनी हिल पार्क पे काम कर रहे थे साइमल्टेनियसली, तो उस वक्त हम अब इधर ये काम कर रहे होते थे। आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड ऑब्वियसली कि वहाँ जो काम हो रहा है वो एक इंतहाई ज़बरदस्त जगह बन गई है वो किडनी हिल पार्क। किडनी हिल तो इस वक्त इतना खूबसूरत है कि दिल चाहता है अगर शाम हो तो किडनी हिल पे गुजारें। और आपको पता है जितने कराची आए थे उनकी बहुत खूबसूरत यादें हिल पार्क से, किडनी हिल से। मुझे पता है सर, अब KMC की क्या पॉलिसीज़ होंगी अर्बन फॉरेस्ट के लिए? देखिए, हमें पता है कि पूरी दुनिया एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में समझता हूँ और क्लाइमेट चेंज से गुजरी है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसपे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इसका। ये हमने बारिशों की सूरत में देखा, गर्मियों की सूरत में देखा, मार्च अप्रैल कराची में जो इस बार मौसम बेहतर है ये भी इसकी एक इसकी डिपिक्शन कर रहा है। माउंटेन्स पे बर्फ़ कम हो रही है, पूरी दुनिया इसका शिकार है। क्लाइमेट चेंज इज ग्लोबल नाउ। या इट्स ग्लोबल। तो जाहिर है जितनी क्लाइमेट के साथ हमने मुश्किलात की हैं उसका ये सारा तमाम है। तो उसका वाहिद तरीका ये कि हम वेजिटेशन करें, दरख्त लगाएं, तो जो नुकसान हुआ है उसको बेहतर किया जा सके। पाकिस्तान दुनिया के लीस्ट कंट्रीज़ में है जहाँ फॉरेस्ट है। पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 20% से ज़्यादा फॉरेस्ट कम से कम होना चाहिए, तो वो कंट्री यानी माना जाता है सही। पाकिस्तान में 4% से कम है। उससे ज़्यादा यह है कि कराची पूरे शहर में 1% वेजिटेशन है, 1%। तो बहुत कम, बहुत ना होने के बराबर है। कराची में जो आपको दरख्त नज़र आते हैं वो तो कोनो कार्पस लग गया तो आपको ग्रीनरी थोड़ी सी नज़र आती है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजूहत हैं, यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ पानी उस तरीके से नहीं है। एक और चीज़ भी है, जहाँ कोई जगह मिलती है वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। अर्बनाइजेशन हो रही है तेज़ी से। कंक्रीट जंगल ना हर मेरे ख्याल से भी बहुत, ये बड़ी एक लहर है। अर्बनाइजेशन हो रही है, लोगों को रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर एक्सपैंड करना चाहिए, वर्टिकल आप एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं कि किस तरीके से जो ग्रीन एरिया है वो लंग्स ऑफ द सिटी ऑक्सीजन टैंक होते हैं, तो उसमें अर्बन फॉरेस्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बल्दिया उज़्मा कराची का ये अज़्म है कि कोई भी जगह जो खाली है और पब्लिक प्लेस है उसको हरा किया जाए। इसमें हमने बहुत किया। अगर आप कश्मीर रोड पे जाएं तो वहाँ पर एक चाइना ग्राउंड बड़ा मशहूर था। वो मेरे ख्याल जब से दुनिया बनी है वहाँ पे ऑफिस डंप होती थी, वहाँ पे हर किस्म की बुराइयाँ तमाम चीज़ें थी। उसको हमने बहुत हसीन एक पार्क बनाया है वहाँ पे। बहुत कश्मीर को जैसे हम खुदादात कॉलोनी से एंटर होते हैं, लेफ़्ट साइड पे चाइना पार्क, वो आप अंदाज़ा करें पार्क जो है, जी जी चाइना ग्राउंड कहते हैं उसको। बहुत हसीन हमने किया। उसकी जो दीवारें थी वो हमने खोली, एक एरिया उसको लुक दिया। उसके आगे कोने पे एक हाइड्रेंट था, ज़माने से वो बिल्कुल एबंडेंट जगह थी, उसको हमने ग्रीन किया। फिर जेल चौरंगी का जो राउंड अबाउट है वो बिल्कुल मलबा, उसमें मेरे ख्याल से सदियों मुझे लगता है वो, उसी के पीछे जो पुराना जेल का दरवाज़ा था, सोराब कोट के जितने राउंड अबाउट्स हैं, एंट्री पे, एग्ज़िट पे, जो हमारी यूनिवर्सिटी रोड है, जो हमारी आपके शहीद मिलत रोड है, तो कोई भी जो ओपन स्पेस है उसको हम ग्रीन करना चाहते हैं। ग्रीन करना खाली मकसद नहीं है, उसकी निगहदाश्त बहुत है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा बेबी पैदा होता है,
शहजाद साहब बहुत अच्छी तरह इसको समझते हैं। जो जिस तरह उसकी टेक केयर की जाती है, उसको जवानी में फिर उसको बड़ा किया जाता है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। यानी दरख्त रूठ जाते हैं आपसे ना, वो आप जिस तरह कोई आदमी को देख के आपको पता चलता है कि इसकी फैमिली उसका कितना टेक केयर करती है, इसी तरीके से किसी भी पार्क में जाके उस इदारे का पता चल जाता है कि वो कितना टेक केयर करता है। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही उसमें कोई जस्टिफिकेशन है। आप खुद तमाम चीज़ों को चेक कर लें, वो सारी चीज़ें वो पता चल जाएगी। तो हमारा यही प्लान है अभी कि तमाम जो एरिया है उसको हम ग्रीन करेंगे। अभी हम सखी हसन राउंड अबाउट नॉर्थ हैदराबाद में है, शेरशाह सूरी रोड, उसके बाद फिर जो 5 स्टार हमारा है, KDA की जो चौरंगी है, 4K की जो चौरंगी को तो बहुत ज़रूरत बहुत हम है। अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आप यू विल बी वेरी हैप्पी। 4K चौरंगी हमारी है, उसके बाद पावर हाउस चौरंगी। देखिए नेगलेक्टेड एरिया, यहाँ पे कोई नहीं होता। इवन सर जो चंद एक पॉश एरियाज भी हैं, जिस तरह मोहम्मद अली सोसाइटी एक बहुत पॉश एरिया है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही जो केबीज का जो एरिया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है सर, जहाँ पे चरसी, मवाली, आप सोचें अंधेरा, और इतनी बड़ा, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट राउंड अबाउट्स इन द सिटी, और वो टोटली अनअटेंडेड है। वहाँ पे वेजिटेशन जो घास है, दरख्त है, बिल्कुल बर्बाद हुए। अच्छा सर, एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि ये जो इलाका है ये इसके अंडर है, वो इलाका उसके अंडर है, क्या ये कुछ? जी बिल्कुल है। कराची का गवर्नेंस का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है। मैं एज अ मेयर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ काम करता हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर रहा मुख्तलिफ अजला का। ये एक यूनिक किस्म का मेकैनिज़म है। यहाँ पे एक ही वक्त में KMC भी काम करती है, 7 DMCs भी काम करती हैं। परेशान कौन होता है? मतलब ज़ाहिर है एक गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन का है, फिर 5 कैंटोनमेंट है, वो बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पे अगर आप शारा फैसल पे चलें तो आवारी होटल से लेकर FTC तक उसको कराची कैंटोनमेंट मेंटेन करती है। FTC से लेकर कारसाज तक KMC मेंटेन करती है। कारसाज से लेकर नाथा खान ब्रिज तक उसको PF फैसल कैंटोनमेंट मेंटेन करती है। नाथा खान से लेके एयरपोर्ट तक KMC करती है। मतलब इसको कराची के जो सिस्टम है इसको समझने के लिए एक डिप्लोमा आपको चाहिए। कारसाज रोड, वेरी गुड भाई, वेरी वेल सेड। कारसाज रोड जो है, कारसाज रोड का जो ग्रीन बेल्ट है वो हम मेंटेन करते हैं। जो एक साइड पे कैंटोनमेंट है, एक साइड पे KDA स्कीम नंबर 1 है। सर स्टनिंग है वो वाला एरिया। हाँ, तो ये स्टनिंग एरिया। कभी भी वहाँ अगर ज़रा सी भी बारिश या अबर आलूद मौसम हो, या अगर आपने अच्छे चश्मे भी लगाए हुए, तो ऐसा लगता है किसी और कंट्री में हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंटेन हुआ। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ शहजाद और सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं। अगर आप इनसे बात करना चाहते हो तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं कराची के अर्बन फॉरेस्ट के फाउंडर शहजाद कुरैशी साहब और KMC के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर सैफुर रहमान साहब, और बहुत ही दिल की बातें आई थिंक हो गई। अर्बन फॉरेस्ट की तरफ अब चलते हैं। सर, अर्बन फॉरेस्ट की क्या बाउंड्री वॉल होगी या विल इट बी ओपन विदाउट बाउंड्रीज? सो हमने ये काम एक पार्क में किया जिसकी बाउंड्री वॉल्स थी पहले से। पर्सनली मुझसे पूछें तो पार्कों की बाउंड्री वॉल नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि वो दैट शुड बी एन इनवाइटिंग स्पेस। दुनिया भर में पार्क्स मौजूद होते हैं, दे आर ओपन टू पीपल टू कम इन फ्रॉम एनी साइड एनी डायरेक्शन, उसके अंदर से गुजरें। क्योंकि अगर ग्रीन स्पेस आपको बुला नहीं रही है अंदर और उस पर आपने कैद लगाई हुई है कि उस दरवाजे, तो लोग दरवाज़ों से भागते हैं। बट लेट्स से कि आजकल जो है इस वक्त मौजूद है, तो हमारी ऑलरेडी बाउंड्री वॉल मौजूद है और उसमें वो हमने उसी के अंदर बनाया है। और इसी तरह पहले जितने पार्क्स हैं शहर के अंदर, कोशिश ये कि उन सबको हम कन्वर्ट कर सके, एक अच्छा ग्रीन कवर दे सके। मतलब डजंट हैव टू बी डेंस फॉरेस्ट, दे कैन बी पॉकेट्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट, बट इट शुड बी 70% एटलीस्ट ग्रीन कवर होना चाहिए एक पार्क का, ताकि लोग जा सकें इस तपती हुई धूप के अंदर, एक्चुअली कोई रिस्पाइट मिले उन्हें, कोई सुकून मिले वहाँ जाके। और मेरे ख्याल से वैसे भी आई थिंक पार्क्स और फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा। आपको ये, मैं हमेशा आज सुबह भी आपसे कह रहा था, ये टैबलेट और गैजेट से आपको दूर करता है। थोड़ी देर के लिए आप एक अच्छी फ़ज़ा में बैठते हैं, मैं तो चाहता हूँ पार्क में बैठ के किताब पढ़ने का कॉन्सेप्ट दोबारा से
आना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, कोई भी यहाँ पे जा सकता है, कोई एंट्री फीस है? नहीं, ये खुला हुआ है, इट्स अ पब्लिक पार्क, 24 Anybody घंटे can walk खुला in है। any जी, time जी, और 24 घंटे खुला हुआ जी, है। जी, बिल्कुल। अच्छा, जब 24 घंटे खुला होने की बात करते हैं सर, तो सिक्योरिटी कंसर्न हमारी सबसे पहले आती है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इक़दाम होते हैं? देखिए, तमाम पार्क्स में बल्दिया उज़्मा कराची के 45 बड़े पार्क्स हैं, उनमें अर्बन फॉरेस्ट जो शहजाद साहब ने डेवलप किया है वो भी वन ऑफ द फॉरेस्ट है। उसमें बिल्कुल सिटी वार्डन्स हमारे तैनात होते हैं। ज़ाहिर है बहुत सारी उसमें इंस्टॉलेशंस होती हैं, मोटर्स है, ख़ुद दरख्त हैं, तमाम लोग वैसे ही चलते फिरते नुकसान पहुँचाते हैं। तो सिक्योरिटी ना सिर्फ वहाँ की इंस्टॉलेशंस की बल्कि वहाँ के लोगों की, ताकि वो महफूज सिक्योर फील करें। जी बिल्कुल, तमाम चीज़ें जो अर्बन फॉरेस्ट की है बात की गई है, ये बहुत ही मैं समझता हूँ एक बड़ा कारनामा है ये शहजाद साहब का और जो नेबरहुड कम्युनिटी का, कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें की। बल्दिया उज़्मा कराची इस तरह के जो फॉरेस्ट है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे बना रही है। कोई भी आइलैंड हो वहाँ पे हमें चाहिए कि वहाँ रोबस दरख्त लगे। आपने देखे होंगे बड़े बड़े पीपल के बैनियन ट्रीज़ जो एक रोमांस हमें देते हैं, लेकिन वो घने दरख्त होते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। कराची में मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर है। पूरे शहर में डेवलपमेंट हुई तो वो काट दिए गए तमाम चीज़ें और फिर नए नहीं लगाए गए तमाम उसमें। तो ये ज़रूरी है कि पूरे शहर को ग्रीन किया जाए। जो भी अपार्टमेंट है, जो घर है, उसके अंदर दरख्त मैंडेटरी लगाया जाए। आप देखें पहले कराची शहर में ख़ास तौर पे PCHS, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, नॉर्थ हैदराबाद, फेडरल बी एरिया, यहाँ के जो इंडिजिनस ट्रीज़ थे जिसमें जंगल जलेबी है, इमली है, बादाम है, ये तमाम लगते थे, लेकिन ये सब चले गए। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कराची की बिल्कुल शेकी होगी, बिल्कुल तबाह होगी। कोई भी आप समझिए कि जो यहाँ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मैंने वो जिक्र पहले भी किया था कि इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पर आपको नहीं नज़र आते। ग्रास हॉपर्स जो जिसे हम बचपन में टिड्डे कहते थे, यहाँ की जो तितलियाँ थी सब चले गए। इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं वो अब यहाँ पर नहीं है। जो यहाँ के इंडिजिनस बर्ड्स जो पैरट ग्रीन होता था वो नहीं है। जो हमारे स्पैरोज जो ग्रे होती थी वो नहीं है। हर साल माइग्रेटरी इतने बर्ड्स आते थे, तकरीबन 16 लाख के करीब माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे। उनको शिकार कर कर के आप सोचिए उन्होंने राउट अपना अब बदल लिया। अब इस साल भी मेरे ख्याल से 4 से 6 लाख बर्ड्स आए हैं। और किंजर झील पे और जो मच्छर झील है वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, जो कि एक प्रोसेस है। सोचिए साइबेरिया से सफ़र करके महीनों का यहाँ तक पहुँचते थे और यही शिकार की वजह से मुझे लगता है सब हमें एक अपनी आवाम को भी थोड़ा सा ना एक एजुकेशन इस तरफ देनी चाहिए। कितने रकबे पे फैला हुआ है और लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, अगर कोई शख्स हो जिसको नहीं पता हो? ये ब्लॉक 5 क्लिफ्टन जो है काफ़ी सेंट्रल है, 2 तलवार के समझे बिल्कुल साथ है। एक तरफ नहर ख़याम लगी है, एक तरफ पार्क लेन के नाम से रोड है। तो एक छोटा पार्क है, ये 3 एकड़ का पार्क है टोटल। इस ब्लॉक में बड़े बड़े पार्क्स हैं जो मशहूर हैं, आंटी पार्क और दूसरे पार्क, बट ये एक बड़ा छोटा सा पार्क है 3 एकड़ का, नेबरहुड पार्क। बट कोशिश हमने की है कि उसको इतना इंटीग्रेटेड बना दें कि उसके अंदर हर वो फैसिलिटी है। बच्चों के खेलने की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है, उसके अंदर एक झील छोटी सी बनाई है, उसके सामने एक पिकनिक स्पॉट है, डेंस फोलियाज है चारों तरफ, अबाउट 1.5 किलोमीटर्स की वॉकिंग ट्रेल है जिस पे आप घूमें। उसके बाद जो बर्ड्स के वॉचिंग के पॉड्स ऊपर बनाए हुए हैं, सो यू गो अप एंड यू सी ऑन द फ्रॉम द ट्रीज़ कि कहाँ कहाँ बर्ड्स जो हैं वो कहाँ घूम रहे हैं। यहाँ इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। वन ऑफ द थिंग्स हमने जो बड़ी अहम की उसके अंदर वो ये थी कि हमारा ख्याल ये है कि जो डेफिनेशन पार्क की है उसको थोड़ा सा चेंज करें और एक सस्टेनेबल पार्क की बुनियाद डालें। ठीक है। पार्क बहुत सारे काम कर सकता है नेबरहुड के लिए। तो हमने एक वेजिटेबल पैच बनाया है फॉर एग्जांपल, जो कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल वहाँ ग्रो होती है। मोहल्ले को हम फ्री बांट रहे हैं पिछले 4 साल से। मोहल्ले वाले आते हैं, जो चीज़ उग रही है वो हार्वेस्ट करते हैं, जाते हैं, पकाते हैं। इट्स अ वेरी रेगुलरली हर सीज़न ये काम हो रहा है। एक और बड़ा अहम काम है इसमें कंपोस्टिंग का। सो हम मोहल्ले का कचरा जमा करते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसमें से ऑर्गेनिक्स की खाद बना लेते हैं और जो रिसाइकलेबल्स हैं उनको रिसाइकलिंग सेंटर्स भिजवा देते हैं। तो हमारा ख्याल है कि हर नेबरहुड में पार्क्स मौजूद हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिवली ये सारे काम, ये सारे फंक्शंस कर सकते हैं फॉर द नेबरहुड। तो कचरा पैदा होना बंद हो जाएगा मोहल्लों से, जो कि एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर। हम जाते हैं लैंडफिल में जाके वो डालते हैं, लैंडफिल में डालने के बाद वो कचरा कहीं चला नहीं जाता, वो वहाँ पड़ा हुआ है। और जो उसमें से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं, जो बीमारियाँ वो फैला रहे हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी
सिकनिंग प्रोजेक्ट कि जी वो हमें करना पड़ता है, हमें जो एक्चुअल रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट से उनसे बड़ा दूर है। तो आई थिंक दिस कैन बिकम ए हाइब्रिड मॉडल जहाँ पे जगह जगह और इस जगह ये तरह के मौजूद है। और भी डेवलप होने हर चाहिए। मोहल्ले में होने चाहिए। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अगर कोई नॉर्थ नाजिमाबाद में या नॉर्थ कराची की तरफ रहते हैं, वो बहुत दिन हो जाते हैं उनको क्लिफ्टन की तरफ आते हुए वो कहते हैं कि हाँ भाई कोई शादी वादी होगी तो शायद चले जाएंगे। मेरे ख्याल से ये अर्बन फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी नॉवल कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और आई थिंक पूरे शहर में सर मेरे ख्याल से ये चीज़ फैली रहनी चाहिए। मुझे लगता है बच्चों की एक निगहदाश्त के लिए इस तरह की जगह बहुत ज़रूरी है। पहले आप देखिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने बहुत इंसान को आइसोलेट कर दिया है, खासतौर पे जो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है सर इससे। साहब मेरा बचपन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और मेरे तमाम तर दोस्त जो इनमें से चंद एक एक्टर्स भी हैं, वो बचपन कहाँ गुजरता था, हिल पार्क में। आप सोचे हर शाम एक घंटा 1.5 घंटा होता था जो वो गाड़ी हिल पार्क हमारी जाती थी। वहाँ जाके क्या होता था, साइकिल चलाना होता था, तो वहीं पे होमवर्क करना होता था। और पता नहीं एकदम से पॉलिटिकल सीन इतना ख़राब हो गया कि वहाँ खतरात और डेवलप हो गए, फिर अब हिल पार्क जाके सही हुआ है। हाँ, लेकिन अब आप जा सकते हैं, हिल पार्क जाएं, किडनी सर हिल अब जाएं, उम्र कहाँ रही जाए। तमाम में जरूर जाएं आप। किडनी हिल एक बहुत शानदार जगह किडनी है। हिल इज ब्यूटीफुल, मैं अभी यहाँ होकर आया था। 62 एकर्स पीस ऑफ लैंड है। कराची का जो टॉप पॉइंट है वहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख के करीब वहाँ दरख्त हैं और 53 स्पीशीज़ हैं वहाँ पे ट्रीज़ की, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। उसमें जो अर्बन फॉरेस्ट का और मतलब गेम चेंजर है वो इकोसिस्टम की जो लेकिन सर वहाँ पे मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि किडनी हिल के अंदर एंट्री का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इट्स ऑल फ्री, बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन तो गाड़ी लेके नहीं जा सकते। गाड़ी लेके नहीं जा सकते, इसलिए गाड़ी कि आपको हम बाहर उसको बहुत नेचुरल रखना चाहते हैं, इसलिए हमने बैरियर लगाए हैं, वरना लोग गाड़ियाँ तेज़ से वहाँ पे चलाने लगेंगे। वहाँ हमने डिफरेंट मुझे लगता है तारिक रोड पे भी गाड़ी बंद होनी चाहिए जिस तरह, हाँ ना। आई थिंक हमारे पास कोई वो वॉकिंग स्ट्रीट ही नहीं है कराची में। कराची के अंदर वॉक करते हुए इतना डर लगता है। मुझे लगता है तारिक रोड को बिल्कुल हम इस्तिकलाल स्ट्रीट की तरह बहुत अच्छा हाँ एग्जैक्टली पेडेस्ट्रियन जोन, जहाँ आप वॉक करें, वहाँ पे इनरोचमेंट्स भी हो सड़क पे, आप खाएं पिए। वो एक तो तारिक रोड की तरफ गाड़ी मोड़ने का मतलब है तबाही। बहुत ज़्यादा आप उन गलियों में जा सकते हैं और आपको घंटा तो लगता है बहादुराबाद से अल्लाह वाला राउंड अबाउट पहुँचने तक, क्योंकि इट्स ऑल जैम पैक्ड। और मुझे लगता है कि कराची इट्स द 7th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन वाइज, और हमारे पास एक वॉकिंग स्ट्रीट तो होनी चाहिए। वी डिज़र्व इट, जिस तरह वी डिज़र्व अर्बन फॉरेस्ट। और सर तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है, एक हम मैंग्रोव्स के लिए केएमसी क्या कर रहे हैं। देखिए मैनग्रोव्स मेनली गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस पर बहुत काम किया है, पाकिस्तान नेवी के साथ मिलके, कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ मिलके, और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। गिनीज़ बुक में वो रिकॉर्ड आया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बल्दिया उज़्मा कराची ने उसमें बड़ा मेजर रोल अदा किया था। मैं पता है ये सैलाब और ये तमाम चीज़ों की एक बड़ी वजह ये होती है कि मैनग्रोव फॉरेस्ट नहीं होते, जो पानी होता है वो वापस आता है तमाम चीज़ों में। तो ये बहुत बड़ा एक आई थिंक उस लैंड को बड़ा गोल्ड कंसीडर किया जाता है जहाँ मैंग्रोव्स होते हैं। शहजाद व्हाट नेक्स्ट, दिस इज आपने इतना ज़बरदस्त मार्का तुलारा प्रोजेक्ट दिया है कराची के लिए। मैं चाहता हूँ ख़वातीन और हज़रात जिन तक की रसाई है क्लिफ्टन ब्लॉक 5 के अंदर, ये बहुत खूबसूरत पार्क है अर्बन फॉरेस्ट, ज़रूर जाइए। यूट्यूब पे भी वीडियो है, आप देख लीजिए कि क्या जगह है। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, अपनी फैमिली बच्चों को लेके जाइए। बट शहजाद व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि कोई इतना अच्छा काम करता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अगला भी कोई बहुत ही धमाकेदार काम होगा। धमाकेदार तो खैर वो नहीं था, वही एज आई एक्सप्लेन टू एवरीवन कि जी मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने एम्बिशंस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने शुरू किए। हम बहुत दूर की नहीं सोचते, पहले सोचते हैं छोटा स्टेप ले लें। तो पहले कोशिश ये थी कि हम अपने लिए छोटा सा फॉरेस्ट लगाएंगे, अगर वो बन गया बड़ा मज़ा आएगा, हमारा फॉरेस्ट होगा। बट फिर ये ख्याल आया कि यार ये तो हो गया अच्छा, तो चलो देखते हैं कुछ बड़ा करते। पार्क ले लिया, पता नहीं था कैसे करेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे उसके, वो अल्लाह मियाँ ने पूरा करा दिया। अभी थोड़ा और एम्बिशियस हो गए हैं। अब एक मून शॉट लेके हम घूम रहे हैं जिसमें शहर कराची के अंदर 25% ट्री कवर लाना है, क्रिएट करना है, और उसके लिए हर आदमी को साथ मिलाना है। ये लगता बहुत बड़ा टास्क है,
बट ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं हुआ नहीं है, बहुत सारी मिसालें हैं, शहरों ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया। अब लाहौर को देखें, ऑल यू दुबई नीड देखें, मिडिल ईस्ट देखें, हाँ एग्जैक्टली, जद्दा देखें, रियाद देखें। अब सोचिए दुबई का वेदर बदल गया, वेदर चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया। और मेरे ख्याल से रिसेंट पास में हुआ है 5-10 साल में, जी जी जी, बेशुमार, और तो बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं। सो कराची के लिए अब ये करना है, सब कुछ शामिल होना है आपको पर्सनली, अपने तौर पे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं उसको आपने ऑन बोर्ड लेना है, बिकॉज ये एक आदमी का काम हो नहीं सकता। सो जितने लोग भी शामिल हैं, अब जिसमें फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब शामिल हैं यहाँ पे, इनकी ऑर्गेनाइजेशन या KMC हमारी जो है जिस एरिया को मैनेज करती है उसमें जो जो चीज़ें फैसिलिटेट, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये इंतहाई सेंसिटिव है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ, तो ना कुछ बताना है ना कुछ इन्हें समझाना है, बिकॉज आई थिंक उनका खुद एक पैशन है इस तरफ। हाँ, सो वो पैशन, मतलब ये अब जिन जिन लोगों में मुझे पैशन आ रहा है मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ ज़रा वो यू नो लेट्स ब्रिंग दैट स्ट्रेंथ एब्सोल्युटली फ्रॉम विद इन एंड पुश दिस थ्रू। और जितने भी सर्विस करते हैं उसके अंदर यही पता चलता है कि कराची आइट्स डेस्परेटली चाहते हैं कि कराची और ज़्यादा खूबसूरत हो, ब्रीदेबल हो, और एक ऐसी जगह बने जहाँ से और मुल्क से लोग आए देखने के लिए कि क्या खूबसूरत शहर है। बहुत शुक्रिया शहजाद, थैंक यू सर, लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा आज ही शाम को अगर वक्त मिले तो अर्बन फॉरेस्ट ज़रूर जाइए, फैमिली के साथ जाइए एंड हैव अ ग्रेट टाइम। मिलता है आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब आप लोग अपना दिल थाम के बैठ जाइए, अपना जो फ़ोन है अपने सामने रख लीजिए, और जो भी सवाल थे, जो बेतहाशा सवाल आपने हमें इनबॉक्स किए थे, DM किए थे, उनके जवाब भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं उन्हीं खातून से जिनकी हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि प्लीज़ इनको इन्वाइट करें। हमारे साथ हैं बिल्किस आपा। डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर बिल्किस, आज किस बारे में बात कर रहे हैं? एक तो इससे पहले कि आपको शुरू करें, हमारे पास एक जनरल वार्ड कह रहा हूँ, शेफ नौरीन यहाँ मौजूद है, जिनके चंद This is my uniform, this is my passion. नौरीन ने आपसे कोई सवाल पूछना था। जी नौरीन। जी, मुझे डॉक्टर बिल्किस से एक बात पूछी थी। हम लोग इतना किचन में होते हैं, बहुत सारे हमें बर्तन धोने होते हैं, और प्लस हमें खड़े रहना बहुत पड़ता है, तो अक्सर टांगों में भी बहुत दर्द हो जाता है, और हमारे हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं क्योंकि बर्तन धो के आपको पता है डिटर्जेंट वगैरह, हाँ डिटर्जेंट सारी चीज़ें लगती हैं हमारे हाथों में। हालांकि हम लोग ग्लव्स भी पहनते हैं लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो मुझे आप इसका प्लीज़ एक हल बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे आप किचन में होती हैं, काम करती है, जब निकले ना किचन से तो कोई जो कुकिंग ऑयल है वो आपका बेस्ट मॉइस्चराइजर है। ओके। आपने डिटर्जेंट में हाथ डाला, जाहिर सी बात है आपकी स्किन जो है ना ड्राई हो जाती है, तो आपने चंद कतरे लिए और अच्छी तरीके हाथों पे लगाया, और फिर आप किचन को जो है ना बाय बाय करें। ओके। जो खड़े रह के अगर आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अक्सर ऐसा होता है कि वेरिकोजेस भी हो जाते हैं, वो जो है टेलर मेरे भाई हैं उनको भी हो जाते हैं, या शेफ़ जो खड़े रह के खाना बनाते हैं उनको भी हो जाते हैं। एक तो वेट आपने बड़ा मेंटेन किया है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। सेकंड ये कि नमक वाले पानी में आप जो है ना पाँव ज़रूर सोख किया करें। आपने अपने आप को जब आप काम कर लें तो 15 मिनट का मी टाइम देना है। जी ठीक है, उसमें आपने अपने पाँव जो है ना कुनकुने गर्म नमक वाले पानी में सोक करना है, रिलैक्स होना है। और अगर आप किचन में भी एक पोजीशन में खड़ी ना रहे, जैसे थोड़ा सा वॉक करें इस तरह, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खाने के लिए तो ये अभी मैं लेकर आई हूँ, वो सब आपको बता दूंगी, वो आपके लिए भी है। ठीक है, बेस्ट। सॉल्ट भी वो पिंक सॉल्ट होता है या रेगुलर सॉल्ट है? आयोडाइज नमक ना करें तो बेहतर है, पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, पिंक सॉल्ट तो आप कहनी थी खाने के लिए भी बहुत जी, खाने के लिए भी करना चाहिए। आपकी स्किन की कोई भी डिजीज़ हो तो आप जो है हमारा पिंक सॉल्ट है, पहले अपने उस एरिया को, चाहे आपको सोराइसिस हो, चाहे आपको एक्जिमा हो, चाहे आपको रिंगवॉर्म हो, मतलब स्किन की कोई भी डिजीज़ हो, हम मिनरल्स से ही बने, और उसके मिनरल्स हमारी स्किन के मिनरल्स से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं।
आपने क्या करना है, आपने अपना हाथ जो गीला करना है, जो आपका इफेक्टेड एरिया है, और उसके बाद आपने वो सॉल्ट लगा देना है। वैसे कहते हैं जले पे नमक नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह आपको जलन होगी फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए बर्दाश्त कीजिए, इचिंग नहीं कीजिए। उसके बाद उसको धोइए सादे पानी से, उसके बाद कोकोनट ऑयल लगाइए। यकीन कीजिए अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपको 3 दिन में रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। शर्त ये है कि आपका नमक जो है ना, हमारा पिंक सॉल्ट होना चाहिए, और जो आपसे कहा जाए आप उतना ही कीजिए, 10 मिनट आप दीजिए। अब बिल्कुल साहब, क्या चेहरे पे एक्नी पे उस पे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके घर में फंक्शन है और आपको एक्नी, पिंपल्स और बॉयल्स हैं, बॉयल्स जो उभल रहे हैं और उसमें से पसी दाने निकल रहे हैं, आप उसको पहले साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद नमक को थोड़े से पानी में घोल कर पेस्ट सा नहीं, थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए। नमक तो पानी में फ़ौरन हल हो जाता है। रुई की मदद से जहाँ जहाँ आपको है वहाँ लगाइए, थोड़ा सा रेड होगा, और 5 to 10 मिनट्स उसके बाद आप चेहरे को धो लीजिए। और आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कोकोनट ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप शाम में जब फंक्शन में जाएंगे तो मैनेजेबल होगा, आप मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, दब जाएगा। और अगर आप 3 से 4 दिन करेंगे ख़त्म हो जाएगा। ये हर एक बल्कि साहब, जो एलोपेशिया होता है, बाल चाहे, उस पे भी लगा सकते हैं? एलोपेशिया तो ऑटो इम्यून डिजीज है ना, उस पर नहीं लगा सकते। उस पे नहीं लगा सकते, हाँ, स्किन रिलेटेड अगर डिजीज पे। स्कारिंग एलोपेशिया है जिसमें आपको खुश्की आती है, आप उसमें ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एलोपेशिया टोटल ऐसे जिसमें सारे बाल ख़त्म हो रहे हैं और चिकनी जल्द हो रही है, तो उस पर वो काम नहीं करेगा। नहीं करती। अच्छा, इकरा है भावलपुर से, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम इकरा। हेलो इकरा, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, आवाज़ आ रही है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या सवाल है? जल्दी से सवाल बताइए। सर मुझे आपसे बात करनी थी। जी जी, बात कीजिए। अब टीवी का वॉल्यूम बंद कर सकती है इकरा? जी जी, इकरा टीवी बंद कर। इकरा की कॉल माजरत के साथ ड्रॉप हो गई है ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि अगर आप अपना टीवी का वॉल्यूम ऑन रखेंगे तो आपकी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वक्त मुख्तसर होता है और कॉलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जी डॉक्टर बिल्किस, आज हम किस बारे में बात करें? आज उस दिन जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, सारे ही कमर दर्द की हमारे पास कॉल्स आ रही थी, तो हम उसके रीजंस पे बात कर लेते हैं कि किस किस वजह से हो सकता है, और उनका आप हर्बल रेमेडीज़ घर में कौन से इस्तेमाल करके क्योर कर सकते हैं अपने आप को। सबसे पहले तो अगर कॉन्स्टिपेटेड है, यानी कि आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो आपके कमर में ज़रूर दर्द होगा। अगर खून की कमी है तो कमर में दर्द हो सकता है। कोई इंजरी हो गई हो, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उससे कमर में दर्द हो सकता है। शियाटिक नर्व कॉम्प्रेस है, जिसे अर्क़ुन निसा कहा जाता था। इसको ये नाम इसलिए दिया गया था कि ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी, उस वजह से कमर में दर्द हो जाता था, तो इसको लंगड़ी का दर्द कहते थे। जो लंगड़ा के चलना होता था तो एक टांग मुतासिर होती थी। मगर अब शियाटिक नर्व जो है वो अर्क़ुन निसा नहीं रहा, निसा यानी औरतों का दर्द नहीं रहा। अब ये जो मेरे भाई जो बाइक को किक करते हैं, ट्रॉमा देते हैं अपनी बॉडी को, उनकी वजह से भी होता है, या अगर आप फुटबॉल खेलते हैं उस वजह से भी हो सकता है। रीज़न्स और भी बहुत सारे मेडिकल रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ ख़वातीन ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने ऑपरेशन के लिए इंजेक्ट किया, उसके बाद कमर में दर्द हुआ है। हो सकता है किसी भी रीज़न से कमर में दर्द हो, या और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया, बहुत सारी हड्डियों की अमराज होते हैं, या ख़वातीन में वाइट डिस्चार्ज का बहुत ज़्यादा होना, उसकी वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। आज मैं मेल फीमेल दोनों के लिए वो हर्ब्स लेकर आई हूँ जो आप आसानी से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कैल्शियम अगर कम हो तो भी हो सकता है, और विटामिन D3 की कमी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब आपकी बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए आपको विटामिन D3 चाहिए। अगर ये सारी वजूहात हैं तो आज जो नुस्खे लेकर आए वो आप लोगों के लिए हैं।
आप वो कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ख़वातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। कागज़ पेंसिल अपने साथ रखिएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर बिल्किस, और आज डॉक्टर बिल्किस आप लोगों को बताएंगी कि कमर के दर्द से कैसे निजात मिलनी चाहिए। लेकिन शेफ नौरीन के पास भी एक सवाल है। एक सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, मेरा जो मेन सवाल है ना डॉक्टर बिल्किस, वो ये है, जैसे हम किचन में बहुत होती हूँ एंड यू नो हीट बहुत लगती है मुंह पे। आई ऑलवेज यूज सन ब्लॉक के वो हीट नहीं लगे, लेकिन फिर भी मेरी जो चीक्स होते हैं ना बिल्कुल रेड हो जाते हैं, वेदर आई एम इन ए कोल्ड किचन या हॉट किचन। वो चीज़ ये जो है ना, ये मेरा रेड हो जाता है बिल्कुल। इसके लिए मुझे बता दें। और धूप में भी मैं इसी तरह जाती हूँ, तो मैं धूप में जा ही नहीं पाती। अच्छा देखो बेटा, ये रोजेशिया है। जब आपकी स्किन हीट बर्दाश्त नहीं कर सके और कोल्ड बर्दाश्त नहीं कर सके, दो और बात अगर बहुत ज़्यादा आप इस पे रहेंगे ना, तो ये ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, स्किन फटना शुरू हो जाएगी और बटरफ्लाई ये पैच बन जाता है। तो ये रोजेशिया ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके लिए आप जो भी लगा लें, ये कभी भी क्योर नहीं होगी जब तक आप इंटरनली इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। लगाने के लिए बेस्टेस्ट चीज़ जो है वो एलोवेरा जेल है, लेकिन प्योर। अच्छा, जैसे आपने पौधे से खुद निकाला वो आप लगा सकते हैं। बनाना, बनाना आप लगा सकती हैं। और कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर को आपको उस वक्त थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा। तो कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा आप पानी में डिसॉल्व करके वो लगाएं, तो कुछ कदरे आपको आराम आएगा। उसके अलावा आप कोई भी कॉस्मेटिक तक भी अगर आप देखें, तो आप उसमें देखेंगे कि मिनरल मेकअप हो, वो आपको सूट करेगा। दूसरे मेकअप भी आपको सूट नहीं करेगा। अच्छा, ओके। अच्छा, बनाना मतलब पील बनाना या मैशी बनाना? मैशी बनाना अच्छा है, नहीं तो पील भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैश बनाना ज़्यादा अच्छा है और ठंडा करके। ओके, वही आपकी क्रीम है। हाँ, बेस्ट है। exactly. वही आपकी क्रीम। डॉक्टर बिल्किस, हमारे साथ एक कॉलर है शाजिया फ्रॉम कराची, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बहुत ही जज्बे के साथ आपने गुड मॉर्निंग कहा है जी। क्या सवाल है? बिल्कुल, आपको देख के असर बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। और हमारा बैड लक ये था कि हम आपको आज देख पाएंगे, बिकॉज चैनल नहीं था हमारे पास, तो आज आया है। तो रियली बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा आपका शो है। डॉक्टर बिल्किस से दो रैपिड सवाल मैं करूंगी। तो 10 से 12 साल के मेरे बच्चे हैं, तो उनकी वो थोड़ा सा खेलते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं, तो उनको शिकायत होती है कि मम्मा कमर में दर्द हो रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए जो आप बना रही है वो? दूसरा डॉक्टर बिल्किस, बहुत अहम सवाल है, इस गर्मी में बच्चे स्कूल से आते हैं, बिल्कुल उनकी स्किन इतने प्यारे प्यारे बच्चे टैन हो जाते हैं, क्या करना चाहिए ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाजिया। वाओ, शाजिया के लिए तालियां। शाजिया एक बहुत ही हवा के घोड़े पे सवार थी, बट आई लव इट। सारे कॉलर्स को शाजिया की तरह की कॉल करनी चाहिए। आपने तो शेफ नौरीन को पीछे छोड़ दिया शाजिया। अच्छा, पहला सवाल क्या था? जी, पहला उनका सवाल था, बच्चे पढ़ते कमर में दर्द हो जाता है। 10-11 साल के बच्चे हैं, उनकी कमर में क्यों दर्द होता है? और फिर कहने बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो टैन हो जाता है। अच्छा देखिए, बच्चों के बैठने का आप देखिए वो देखना चाहिए कि वो किस तरह बैठे हैं। सही है, बाज़ औक़ात उनके बैठने का स्टाइल ऐसा होता है वो भी कमर में दर्द कर सकता है। स्लाउच करके बैठते हैं, ऐसे नहीं। वर्टिकल कॉलम को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए। अच्छा, जो लाइट जो है वो भी आपने मैनेज करना है कि लाइट भी अगर सही नहीं है पढ़ाई के लिए, सामने से लाइट नहीं हो, बैक से लाइट आनी चाहिए। लैंप का तस्वुर इसीलिए कि बैक से आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, इसको भी देख लीजिएगा कि उनका बैठने की किस पोजीशन में कैसे वो बैठते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जो होते हैं पढ़ाई से भागने के लिए भी कमर में दर्द कह देते हैं, वो भी देख लीजिएगा, उस पर भी नज़र रखिएगा। बच्चों को आप इंजीर खिलाएं। अब आप लोग बोलेंगे कि गर्मियों में इंजीर कैसे दे सकते हैं? इंजीर पकता ही गर्मियों में, वो गर्मियों का फल है, मगर उसकी इतनी इफादियत है कि वो हम ड्राई करके भी इस्तेमाल करते हैं। 2 इंजीर रात को पानी में भिगो दीजिए, वो दीजिए, उनसे उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है मखाने और साबूदाना, दोनों को, इसको आपने तेल में या घी में जैसे हम भूनते हैं भून लेना है, इसको नहीं भूनना। हम वज़न लेके पाउडर बनाकर रख लीजिए पीस कर। 1 चम्मच जैसे आप अपने बच्चों को मिल्क देती हैं
उसमें 1 चम्मच ये डाल दीजिए, ये पावर्ड प्रोटीन है। बजाय कि आप आर्टिफिशियल चीज़ें या चॉकलेट फ्लेवर में जो चीज़ें देती हैं, तो आप इसको देना शुरू कर दें, इंशाल्लाह उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जबरदस्त। शाजिया बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, और जो टैनिंग का था जी बता दूं? जी प्लीज बताएं। अच्छा नहीं सॉरी, पहले हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। चलें। टैनिंग का शाजिया आपको डॉक्टर बिल्किस बताएंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है। अगर आपका कोई सवाल है तो कॉल कीजिए, सवाल मुख्तसर रखिए, लेकिन एक झलक मारते हैं किचन की तरफ। हमारी किचन क्वीन आज बना रही है मुर्ग चना चाट। मुर्ग छोले। मुर्ग छोले बना रही जी, है? आज वो मुझे बना चने नजर आने लगा चाट वाट। मुर्ग छोले बना रहे हैं। और ये कहते हैं ना, लाहौर में तो बेस्ट ये नाश्ता होता है। मैंने तो यही सुना है कि लाइक ब्रेकफास्ट बहुत होता है इनका, निहारी होती है या पाए होते हैं या मुर्ग छोले होते हैं। मैं कहा चले यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट बना लें, मुर्ग छोले आज हम बना रहे। अच्छा, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ½ kg छोलों को उबाल लिया था, वाइट वाले, ठीक है। ये इसमें ये जाएंगे। ½ kg चिकन है, बोन्स के साथ है, ठीक है। हल्दी का पाउडर, कसूरी मेथी, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा साबुत, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें जो हम ऐड करेंगे ये है मेथी दाना, से थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आता है, ठीक है। करी लीव्स हैं एज यूजुअल। आ गया दोस्त आ गया आपका। करी लीव्स इसमें जाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, गरम मसाला पाउडर है। अच्छा, ये 3 से 4 टोमेटोज हैं जो कि मैंने ब्लांच करके इसको ब्लेंड करके रखा था, ये इसमें जाएंगे। और ये टोमेटो पेस्ट है। टोमेटो पेस्ट अक्सर लोग पूछते हैं कैसे बनता है, क्या होता है, वो टमाटरों को पीस के कर देते हैं। नो, ड्राई टोमेटोज जो होते हैं, चेरी टोमेटोज ड्राई वाले, उनका ये पेस्ट बनता है, उससे ये बनता है, जिसमें ओरेगनो वगैरह काफ़ी सारे स्पाइसेस होते हैं। एक दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ये जाएगा 3 to 4 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें जाएंगे चॉप्ड अनियन जो कि मैंने 1 ली थी, मीडियम साइज, वो जाएगा। हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये है। तो मैं स्टार्ट करूं? जी चलें। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें डालना है हमने ऑयल। अराउंड ½ कप ऑफ ऑयल आएगा इसके अंदर। कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें ऑयल डाला हमने। अच्छा, अब इसमें हम जो ऐड करेंगे वो है प्याज, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें अनियन ऐड कर देना है, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हमने रखना है, ठीक है। फ्लेम हम बढ़ा देते हैं, इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जब ये जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने चिकन को फ्राई करना है फिर। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। ताहिरा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम सलाम। जी ताहिरा, क्या सवाल है आपका? मैंने डॉक्टर बिल्किस से सवाल करना है कि मेरे ना फेस पे बाल बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, आपकी एज क्या है बेटा? 19 ईयर है। कितनी है? 19 साल में फेस पे बाल बहुत ज्यादा है। आपने कोई फार्मूला क्रीम तो नहीं लगाई थी? नहीं, कोई फॉर्मूला क्रीम नहीं लगाई। मैंने होम रेमेडी यूज की है और उससे भी खत्म नहीं हुए। अच्छा, ये बताओ बेटा, आपका वेट ज़्यादा है, कम है, और आपको माहवारी की कोई शिकायत तो नहीं है? आपके हार्मोन्स की कोई शिकायत तो नहीं है? जी, मेरा वेट भी ज्यादा है और हार्मोन्स का पहले इश्यू था, अब सही हो गया है। अच्छा, ठीक है, मैं बता देती हूँ। ऐसा क्यों ना करें कि हम जब नेक्स्ट वेडनेसडे को आएँ तो अनवांटेड हेयर के लिए बहुत सारे रेमेडीज साथ में रखें, क्योंकि ये देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। या तो आप ने कोई फार्मूला क्रीम लगाएं, उससे भी बाल आ जाते हैं, नहीं तो हार्मोनल इम्बैलेंस से फिर मैं रख के आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, क्योंकि उसके डायरेक्शन, उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगले हफ्ते का ताहिरा शो जरूर देखिएगा, वो आपके लिए खास तौर पे हम शो करेंगे उस प्रॉब्लम को लेके। अभी डॉक्टर बिल्किस आप क्या बता रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं बता रही थी कि जैसे अब बताया कि बच्चों को आप मखाने तल कर फिर उसमें साबूदाना मिक्स करके दे दें दूध में डालकर। उसके अलावा कमर, शाजिया ने पूछा था बच्चे टैन हो जाते हैं। अच्छा, टैनिंग के लिए आजकल आम आए हैं, आप जो है ना आफ्टर सन थेरेपी करें, बच्चों को खेलने दें। उसके बाद जब वो आए तो थोड़ा सा आम का पल्प ले लें, उसमें दही मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह बच्चों को उपटन की तरह लगाएं। उसके बाद
15 से 20 मिनट रहने दें, उसके बाद साफ ठंडे पानी से चेहरे को या बॉडी को वॉश कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त, और इंशाल्लाह इससे आम से अगर एलर्जी नहीं है तो इन चीज़ों से एलर्जी नहीं होगी। और बच्चों की डेलिकेटेड स्किन होती है तो उनको फ़र्क पड़ जाएगा। टैनिंग जो है ना बहुत अच्छी तरीके से टैन रिमूवर है, आम और कैरी दोनों। ज़बरदस्त। हमारे साथ है निसा फ्रॉम खुशाब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम निसा। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा डॉक्टर लतीफ़ से सवाल है। जी जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम आपसे अस्सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था, मेरी भांजी है, उनके फर्स्ट मतलब बेबी हुआ ना, तो मतलब बेबी की उम्मीद लगी ना, तो उसके बाद हाँ वो उसका ना बेबी ज़ाया भी हो गया। उसके बाद से उसे दोबारा उम्मीद भी नहीं लग रही और पूरा साल हो रहा है ना। अच्छा। और ना उसके ये जो है पीरियड्स भी जो है ना वो अनबैलेंस टाइम कम होते हैं, बिल्कुल ऐसे डॉट डॉट, ऐसे ज़्यादा नहीं होता। बेटा उसका इलाज कराएं, क्योंकि मिसकैरेज वैसे तो ऐसा है कि ज़िंदगी में औरतों को 1 से 2 दफ़ा मिसकैरेज होते, कभी पता चलता है कभी जैसे नहीं पता चलता, तो उसको हम 18 की बीमारी नहीं कह सकते। लेकिन अगर हुआ है 1 साल तक कंसीव नहीं किया, हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जैसे आप बता रही हैं मखसूस अयाम की ख़राबी है। उसके लिए क्या करना है, घर से मैं आपको बता देती हूँ, सौंठ या अदरक उसकी चाय पीना शुरू कर दें। वो कैसे बनाएंगे, 1 थम जितना टुकड़ा अदरक को चॉप करके पानी में उबाल कर दिन में 2 दफ़ा देना है। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा करेला सब्ज़ी जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। चावल, चीनी, चिकनाई छोड़िए। वॉल योगा फॉर फीमेल हार्मोन्स यूट्यूब पर देख के वो वाली एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और वॉक ज़रूर कीजिए। मोटापा कम करने से हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। इन चीज़ों पे अमल करें, अल्लाह ताला शिफा दे और अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करे। आमीन। जी डॉक्टर। जी अब जो है मैं आपको कमर दर्द किसी वजह से भी हो, ये रेमेडीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सबसे पहले कमर कस, इसका नाम नेचुरोपैथी में कमर कस इसीलिए पड़ा है, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, कमर कस जो जड़ी बूटी है वो मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसको मोटापे के लिए और कमर दर्द के लिए खाना कैसे बता देती हूँ। जो इसकी छाल जिस पे ये लगा हुआ होता है, आप कोशिश कीजिए जितना इसको निकाल सके निकाल लें, साफ़ कर लें। उसके बाद इसको देसी घी में हल्का सा सौते करें, फिर आप इसको जार में पीसकर पाउडर बनाकर रख लें। उसके बाद आपने करना क्या है, कमर में शदीद दर्द है, सुबह उठा नहीं जाता, कमर अकड़ जाती है जिसकी वजह से टांगों में भी दर्द आता है, तो आप वेट के हिसाब से, वैसे आप पहले स्टार्ट करें तो 1/4 टीस्पून पहले 1 कप पानी पीजिए। उसके बाद अब 1/4 टीस्पून ये आधे से भी कम पानी में डालकर सुबह खाली पेट पी लीजिए। और उसके बाद जैसे चाय वगैरह अगर आपको पीना है तो 1 घंटे का गैप दीजिए। बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे, भाई हम थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, शुगर की मेडिसिन खाते हैं, तो उनके लिए फिर आप ये, जब आपका पेट दोबारा खाली हो जाए, जैसे नाश्ते के 3 घंटे बाद आप फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ है चास्कू के बीज। चास्कू के बीज जो है ये उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, स्किन पे इचिंग होती है और कमर में बेतहाशा दर्द होता है। ड्राई स्किन के साथ कमर दर्द है तो ये, क्योंकि खून को भी साफ़ करती है, ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। इसका इस्तेमाल आपने ऐसा करना है कि 3 इंजीर रात को आप भिगो दीजिए पानी में, सुबह ये जो है चुटकी, अगर इसको पीस लें, दुरदुरा सा मोटा सा कूट लें तो बहुत अच्छा है। सिर्फ चुटकी आप उसके साथ इंजीर के साथ इस्तेमाल करें, 15 दिन कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम अलसी के बीज पे। अलसी के बीज आपने पीसना है, पाउडर बनाना है, लेकिन पहले आपने इसको घी में या तेल में या ऐसे ही आप तवे पे इसको भून लें, भुने बगैर इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब ये किन के लिए अच्छा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अच्छा है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है और आपके कमर में दर्द होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपने किसके साथ करना है, अश्वगंधा के साथ। ये जो लकड़ियाँ मिलती हैं यानी अजगन नागोरी, ये हमारी पाकिस्तानी जिनसिंग है,
ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करती है, आपकी इम्प्योरिटीज़ को बॉडी से आउट करने में आपकी मदद करती है। वो इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी है? दिमागी इम्प्योरिटीज़ भी, जो आपको इल्यूजन्स होते हैं, आपको आपकी पल्पिटेशन तेज़ होती है, आपको अजीब अजीब ख्यालात आ रहे होते हैं, उसके और हार्मोन्स के भी इम्प्योरिटीज़, यानी कि आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। आप इन दोनों को जो है ना बराबर पाउडर बना कर रख लीजिए। 1 चम्मच दूध के साथ या आप खाली पेट खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जिससे आप सिंगल रेमेडीज़ के तौर पे भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इन सबको मिक्स कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके कमर दर्द, चाहे वो किसी भी वजह से हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो, या स्लिप डिस्क की वजह से हो, या अर्कुनिसा की वजह से हो, शैटिक नर्व कंप्रेस हो, या खून की कमी की वजह से हो, बहुत सारी वजूहत। और बच्चों में जो बैग उठाकर भी कमर में दर्द हो जाता है, तो बच्चों के लिए जो मैंने अलग रेमेडी बताई है, आपने ये इस्तेमाल कराना है। और प्लीज़ अपना विटामिन D3 चेक कराइए और अपना आयरन लेवल चेक कराइए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि विटामिन D3 कम होता है, आयरन लेवल कम होता है, उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है। और ये वाली जो रेमेडी है, ये जो ख़वातीन के कमर में दर्द होता है और जिनको लिकोरिया की वजह से कमर में दर्द होता है, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। तो वो इनके साथ भुने चने और नारियल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो उससे बहुत। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आपके लिए एक और कॉल है सलमा की लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने डॉक्टर बिल्किस साहिबा से एक अपना इशू, बहुत सीवियर मुझे मसला है जी। तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। मेरी उम्र है 39-40 साल के करीब है और मेरा वज़न है 52 kg, 5'5" मेरी हाइट है और मैं अनमैरिड हूँ। तकरीबन 8-9 साल से मुझे जब मंथली साइकिल आता है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी और पानी की तरह और हैवी क्लॉटिंग होती है। तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया है जी, बिल्कुल उसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो बिल्कुल सही है और यूट्रस वगैरह हर चीज़ सही है। मगर मुझे जब पीरियड शुरू होने लगते हैं तो उससे पहले कुछ इंचेस मेरा वेट 1-2 इंचेस कम हो जाता है, और जब पीरियड ख़त्म होते हैं 6-7 दिन के बाद तो कुछ दोबारा से 1-2 इंचेस बढ़ जाता है, मगर फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर कम हो जाता है। मगर जो ट्रांसमिन और कॉन्स्टेंट फोर्स मैं देती हूँ उससे थोड़े सा पानी के फ्लो में और क्लॉटिंग में कमी आई है। मगर मुझे ये डॉक्टर बिल्किस साहिबा से कंफर्म करना है कि मैंने बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह सारे करवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हैं, मगर ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो जी ये ब्लड टेस्ट अगर मैं करवाऊँ तो मुझे ये डायग्नोज होगा कि मैंने कोई शॉकिंग न्यूज़, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था तो मैंने वो सुनी थी, उसकी वजह से मेरा मंथली साइकिल 8-9 साल से डिस्टर्ब है। तो अगर मैं ये टेस्ट करवाऊँ तो उसमें डायग्नोज हो जाएगा कि कंफर्म कि मुझे यही इशू है, खुदा न खास्ता ये। मेरे ख्याल में मेरी आपकी किसी और चैनल पे भी बात हुई थी, मैंने आपसे पूछा था कि आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली थी जिसकी वजह से आप वही है ना? तो बेटा मैंने आपको वहाँ पर भी जो टोटके बताए थे, जब आपने मुझे कहा जी जी मुझे शॉकिंग न्यूज़ मिली थी, उसके बाद मेरे जो पीरियड्स हैं वो इस तरह जो है ना ज़्यादा हैवी होते हैं। मैंने आपको जो वो रेमेडीज़ बताई थी, यहाँ भी मैं आपको वही रेमेडीज़ बताऊँगी। वहाँ मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा मेरा एंडोमेट्रियम की थिकनेस सही है। बाज़ औक़ात हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि अगर आप मखसूस अयाम में हैं, आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिले तो आपका यूट्रस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करा भी लेंगी तो ये मेडिकली फिट आएगा। आपको मैंने कहा था मकई का आटा 2 चम्मच, 1 कप खौलता गर्म दूध, उसमें अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। मखसूस अयाम के तीसरे दिन से आपने ये पीना है। आपने जो है खट्टा ज़्यादा खाना है। नाक केसर 1 चुटकी, 2 चम्मच दही, सुबह खाली पेट पीजिए। नहीं तो अनार के फूल और मिश्री, जैसे 25 ग्राम आप मिश्री ले लें, 50 ग्राम आप अनार के फूल ले लें, इसको पीसकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। 1 चम्मच रात को पानी में भिगोइए, सुबह आप ये पी लीजिए। वही चीज़ें जो वहाँ बताई थी बेटा, वही चीज़ें यहाँ है। आप ये करेंगी, आपको फ़र्क पड़ेगा। देखें, आप कोई भी टेस्ट करा लो, जो जज्बात या चीज़ें जो होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नेचुरोपैथी में जो हमें सिखाया जाता है वो टेस्ट में नहीं आता। अगर ऐसा हो तो सुनामी नहीं है ना, क्योंकि इतना साइंस ने तरक्की कर ली है, सुनामी आने से पहले पता होना चाहिए कि सुनामी आने वाला है, लेकिन वो आ जाता है।
आंधी तूफान का जो प्रेडिक्शन होती है वो प्रेडिक्शन बाज़ औक़ात गलत होती है। बाज़ औक़ात कहते हैं कल बारिश होगी, नहीं होती, मौसम गुजर जाते हैं, बाज़ औक़ात सही हो जाती है। तो ये सीना बा सीना जो हमें सिखाया गया है वही मैंने आपको बताया था, आप कीजिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच बिल्किस आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी आती हैं बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है, लेकिन आप इस वादे के साथ अभी आपको जाने देंगे कि आप अगले वेडनेसडे पे कराएंगे जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप डिटेल में जानेंगे कि मुल्क छोले शेफ़ नौरीन कैसे बना रही है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। और शेफ नौरीन की जो चिकन है वो इस वॉक में से बाहर भाग रही है, कढ़ाई में से। अभी मैंने लाइव देखा, ये क्या था? इट वॉज नॉट चिकन, इट वॉज ग्रीन चिली। थोड़ा सा मैं स्लिट करके ना मैंने एक होल डाल दी तो वो फट रही थी। हाँ अच्छा अच्छा, मैंने इसमें क्या किया था, लाइक ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसको अनियन फ्राई किया था, ठीक है, 1 मीडियम अनियन, उसमें मैंने चिकन डाल दी थी, फिर मैंने मेथी दाना डाला, ठीक है, उसके बाद मैंने करी लीव्स डाल के फिर मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया और 4 से 5 हरी मिर्चें डाली, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी, अच्छा ये दही है मेरे पास 1 कप, लेकिन मैं इसमें डालूंगी ½ कप ऑफ योगर्ट बीटन, ठीक है। ताज़ा या 1-2 दिन पुराना? ताज़ा जी। अच्छा, इसमें दही चला गया, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे दही के साथ चिकन को। आपको अरोमा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आज हरी मिर्च और कड़ी पत्ता मिक्स जी, और जब हम मिक्स की बात करते हैं, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को मिक्स करने की बात करते हैं, तो हमारे सेट पे भी इस तरह एक कड़ी पत्ता और एक मिर्च मौजूद है। हमें ज्वाइन किया भाई बहुत अच्छी दोस्त कुरतुलैन ने, जो कि आज आपको बताएंगी कि आज आप अपने घर को किस तरह। मेरे सालकुम कुरत, कैसी आप? ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मैंने सही कहा ना, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, वही वाला अरोमा आ रहा है। कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, हाँ, ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा। जी नौरीन। अच्छा, अब मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून, इसमें ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका मैंने 1 टीस्पून डाला है, ठीक है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, हीप्ड भर के 1 टेबलस्पून, ठीक है। इसमें आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद जो हमने ये टोमेटो जो मैंने आपको था ब्लांच्ड एंड ब्लेंडेड, ये हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 टमाटर, ठीक है। ये हो गया। नौरीन, ये टिपिकल वही लाहौरी स्टाइल है या आपने इसमें अपना? ये मेरा अपना भी सिग्नेचर है। फ्यूजन है ये। हाँ, फ्यूजन है। ये मेरा अपना भी स्टाइल है। लाहौरी स्टाइल में इसमें ऐड होती है क्रीम एंड देसी घी, वो आप लोग डाल सकते हैं कि ये थोड़ा मेरा अपना स्टाइल है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने टोमेटो का जो ब्लांच था, अच्छा साथ साथ हम इसमें डालेंगे टोमेटो का पेस्ट, जो ड्राई टोमेटोज होते हैं, चेरी टोमेटोज, उनका पेस्ट हमने डाल दिया। इससे क्या होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है इसका। बस जब ये भूनने की तरफ आएगा, लाइक ऑयल इसका ऊपर आएगा, तो फिर हम इसमें लेमन जूस और जो हमने छोले बॉईल करके रखे थे वो डालेंगे। फिर ऊपर से गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुतरी हुई अदरक करके हम इसको सिमरिंग पे रख देंगे। जबरदस्त। तो अभी सिमरिंग पे है? हाँ, अभी नहीं, अभी भून रही हूँ, उसके बाद सिमरिंग पे आएगा। ठीक है। और अब कुरत हमें भूनेंगी, सॉरी कुरत अब हमें बताएंगी कि अपने घर को आप कैसे सही कर सकते। कुरत, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि घर के अंदर एक फीचर वॉल होनी ज़रूरी होती है। लाइक लोगों को शायद नहीं पता इसके बारे में, लेकिन एक ऐसी वॉल जब आप घर के अंदर एंटर हो या आप अपने किसी रूम में एंटर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो लिविंग रूम में होनी चाहिए, वो किसी बेडरूम में भी हो सकती है, वो आपके वॉशरूम में भी हो सकती है, लेकिन वो वॉल ऐसी होनी चाहिए जो कि आई कैची हो। आप जैसे ही एंटर हो तो आपकी नज़र एक वॉल पे जाए जो कि बिल्कुल डिफरेंट वॉल हो, ठीक है, उसको हम फीचर वॉल कहते हैं। उसको किस किस तरह से आप मुख्तलिफ कर सकते हैं? जी, अब मेरा आज जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि हम लोगों को ये बताएं कि फीचर वॉल को हम किस किस तरह बना सकते हैं। वॉल पेपर्स के थ्रू भी बना सकते हैं, पेंट्स के थ्रू भी, लाइट्स के थ्रू भी। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। जबरदस्त। तो पिक्चर्स पे आते हैं जी। अच्छा, फर्स्ट पिक्चर देखें आप असफर, इसमें हमने ये दिखाया है कि पेंटेड वॉल है सिर्फ, ठीक है,
साइड की वॉल सारी एक इवन कलर में है, वाइट में, और इन्होंने एक पिंक कलर की टोन देकर बीच की थोड़ा सा वॉल। बिल्कुल सेंटर वॉल को, और उसके सामने एक डाइनिंग, छोटी सी डाइनिंग टेबल रख दी है और उसको उन्होंने एक अच्छा सा लुक दे दिया है। और आप देखें कि वो कितना पॉपअप हो रही और है, अर्बन सा एक लुक है, बिल्कुल बिल्कुल अर्बन लग और रहा है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पेंट के थ्रू एक फीचर वॉल क्रिएट किया है कि जब आप इस जगह में एंटर हो तो आप देखें तो आपको चेंज फील हो। अब यहाँ देखें ये एक बेडरूम है और बेडरूम के अंदर उन्होंने पेंट को लेकर बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर क्रिएट किया है, जैसे वाटर कलर होता है। अगर हम वाटर कलर को करें आप किसी पेपर पे, किसी तो हल्का sheet सा पे, फेडेड, बिल्कुल बिल्कुल स्मज हुआ हुआ, फेड तो हुआ देखिए हुआ। यार कितना क्रिएटिवली इन्होंने ये पेंट करके और इसको चेंज किया है, और मेरे ख्याल से स्पंज से और किसी चीज से बनाई स्पंज जाती से है। या किसी किसी क्लॉथ के साथ या तो कुरत आप कह रही है कि इस तरह की एक वॉल घर में होनी चाहिए जिसपे इमीडिएटली नजर पड़े तो नजर पड़े और वो याद रह जाए, और वो याद रहे कि वो पिंक वॉल या वो ब्लू जितने वॉल। लोग मास्क लगा लेते हैं दीवार पे। एग्जैक्टली। अब ये देखें कि जैसे ये येलो कलर है और एक साइड पे ब्लू वॉल है, आप देखिए कितना कितना अच्छा डिसेंट सा लुक आ रहा है, और लेकिन एकदम से आपकी नज़र वहीं जा रही है, उसी कलर पे जा रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स वॉल के ऊपर यूज़ नहीं किए हुए, लेकिन कलर से उन्होंने टोटली अपने रूम को चेंज कर दिया। और आपको पता है कलर की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलर की भी बहुत सारी साइंस है कि कलर के पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। तो येलो कलर, आपको पता है कि येलो कलर बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर्स उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी देता है, एग्जैक्टली, कामनेस लाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है मोस्टली लोग जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनकी नज़र येलो कलर पे ही जा रही होती है, मुझे भी अच्छा लग रहा होता है समटाइम। ग्रे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कलर्स की भी पूरी एक चीज़ है, हम उस पे कभी बात करेंगे। जो ब्राइटनेस येलो की होती है वो देख के आपको थोड़ा सा आई थिंक आपको अच्छा महसूस होता है जब भी आप देखें रेड और येलो। कितने सारे ब्रांड हैं जिनके कॉर्पोरेट कलर्स रेड और येलो होते हैं। अब देखें जैसे ये है, इन्होंने वॉलपेपर के साथ इन्होंने मिडिल वॉल को चेंज नहीं किया है, इन्होंने बेड हेड की वॉल को चेंज नहीं किया है, एक साइड वॉल को चेंज किया है जो कि बहुत डिफरेंट लुक दे रही है। इनका रूम इस तरह होगा कि रूम में एंटर होते ही ये दीवार सामने आती होगी और उन्होंने उसको चेंज कर दिया। तो हम वॉलपेपर्स के थ्रू भी एक फीचर वॉल क्रिएट कर सकते हैं। आजकल मार्केट में वॉलपेपर्स बहुत तरीके के अवेलेबल हैं, मार्बल टेक्सचर में, फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जैसे ये है, आप देखिए ये वॉशरूम के अंदर ये इन्होंने एक वॉल को सिर्फ कलर में या वॉलपेपर के साथ चेंज करके और उसका कितना अच्छा डिसेंट सा लुक क्रिएट किया। लोग नहीं सोचते कि वॉशरूम्स को हम चेंज करें, लेकिन करना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स लें, आपके घर के अंदर जो है वो 4 चांद लग जाएंगे, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। और मेरे ख्याल से एक फ्रेशनेस भी रहती है। आपको लगता है आप किसी बहुत ही बेहतर जगह पे, लेकिन मुझे लोग थोड़ा सा खौफजदा डरते भी हैं कि कहीं बुरा ना लगे और उस डर में नहीं करते ट्राई। डरना नहीं चाहिए। मैं आपको भी हमेशा यही कहती हूँ कि लाएं पुरानी चीज़ें, हम उसे बनाते हैं, हम एटलीस्ट एक दफ़ा स्टेप ज़रूर लें। बिल्कुल। आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगी कि मैंने अपने घर की एक चीज़ खुद डिज़ाइन की है। और पता है एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना ही चाहता हूँ कि डिज़ाइनर से ज़्यादा बहस मत करें। जो मेरा हमेशा उसको करने दे। मैं कोई भी चीज़ अगर कभी मैं किसी डिज़ाइनर के पास जाता हूँ ना, कुछ भी बनवाने के लिए, मैं उसके काम में नहीं टांग अड़ाता। मैं कहता हूँ ये चीज़ है, इसको मुझे तुम कोई अच्छा बना के दे दो। मुझे लगता है तो वो आप उसमें ज़्यादा प्रेशर भी उठाता है और वो फिर अपना बेस्ट करते हैं। अगर आप बार बार पिन करते रहते हैं तो मेरे ख्याल से सही नहीं होता। इसीलिए मुझे आपके साथ काम करने में मजा आता है। लेकिन शेफ नौरीन को मेरे साथ काम करने में मजा नहीं आता। बहुत मजा आता है। अभी तो मुझे पराठे नहीं खाने दिए आपने, छीन लिया था मुझसे। वो तो मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। कहती बस कर दे, बस कर दे। मैंने कहा नहीं यार। जब प्रेजेंटेशन में करती हूँ, कभी पॉपडिम्स होते हैं, कभी पराठे होते हैं, तो असफा सबसे पहले एक पापड़ पे आएंगे, फिर पराठे पे। प्रेजेंटेशन की जी कहाँ तक पहुंची हमारी डिश? बस मैंने अभी सिमरिंग पे रखा है। मैंने इसमें छोले ऐड कर दिए थे, लेमन का जूस ऐड कर दिया था, हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड करी हैं और कसूरी मेथी। अब मैंने सिमरिंग पे रख दिया और हल्का सा मैंने ऊपर गरम मसाला ½ टीस्पून मैंने उस पर स्प्रिंकल कर दिया। बस ये थोड़ा सा ऑयल ऊपर आएगा, देन मैं सर्व कर दूंगी इसको। जबरदस्त। हाँ। आपके घर में है फीचर वॉल? मेरे घर में नहीं। हाँ, लेकिन ये कितना अच्छा आइडिया है। ब्यूटीफुल। पता है कुरत, मेरे घर में भी नहीं है फीचर वॉल और मैं हमेशा से सोचता रहा, कभी कभी लगता है कि कलर स्कीमिंग ना ऑफ लगे। वही जो आप कह रही हैं, खौफ रहता है कि कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। अगर आप लोगों ने अपने घरों में फीचर वॉल बनाई हुई है, एक ऐसी दीवार बनाई हुई है जो कि अटेंशन
बहुत ज़्यादा कैप्चर करती है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे उसको ज़रूर तस्वीर खींच के टैग कीजिए ताकि हम उसको अपने शो में फीचर कर सकें। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और कुरत से हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इस वक्त जारी है। प्लीज़ पिक्चर्स दिखाइए। आप लोगों के घर में एक दीवार होनी चाहिए जो कि एक फीचर वॉल हो, जिसको आप लोगों ने बड़ा इन्हांस करके खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ हो, जिस तरह की ये दीवार। जी कुरत। अच्छा, फीचर वॉल वो भी हो सकती है कि अगर आपके घर में कोई आर्टिस्ट है या कोई पेंटर है तो वो खुद एक फीचर वॉल क्रिएट करें जो कि उनका अपना आर्ट होगा और वो उनके घर की बेस्ट एक फीचर वॉल भी होगी। ठीक है। लाइक मुझे क्योंकि पेंटिंग का शौक है तो मैं ये काम करती हूँ। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ये बहुत ही न्यूट्रल कलर्स के अंदर इन्होंने फीचर वॉल्स क्रिएट की हैं और फीचर वॉल ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के अंदर ही हो या आपके घर के किसी मिडिल सेक्शन में ही हो। जैसे ये वाली वॉल्स हैं, ये घर की एंट्रेंस पे हैं। घर की एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने एक छोटा सा एरिया फीचर वॉल टाइप बनाया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा उस जगह को इन्हांस कर रहा है। ठीक है। अब किचन को जल्दी से पूछे क्योंकि सब मुझे यहाँ एमसीआर से पूछ रहे हैं मुर्ग छोले बन रहे हैं, ऐसा क्या बन गया भाई जो सब परेशान हो गए, क्या कहाँ तक पहुँचा? हाँ, बन चुका है, सिमरिंग पे था। मैं इसका फ्लेम ऑफ करूंगी। ठीक है, अब हम आ जाएंगे सर्विंग की तरफ। अच्छा जी, ये हमारा खुशबू तो बहुत शानदार आ रही है। बहुत शानदार, बहुत। बनाया किसने? चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने मुर्ग छोले को सर्विंग की तरफ। आप देखिए कलर कितना खूबसूरत आ रहा है इसका। आपने कलर ऐड तो नहीं किया? नहीं, वही टोमेटो पेस्ट, उससे कलर, टोमेटो पेस्ट और रेड चिली। हाँ। अच्छा, लाहौरी जो मुर्ग छोले होते हैं इनका कलर थोड़ा लाइट होता है। लाइट होता है और थोड़ा तो ऑयल भी ज़्यादा होता है। चले लाहौर हम लोग किसी प्रकार। प्लीज। खवातीन और लाहौर से याद आया, डॉक्टर बिल्किस अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ ही। डॉक्टर बिल्किस कल लाहौर में प्रैक्टिस कर रही होंगी और परसों पिंडी में प्रैक्टिस कर रही होंगी। तो अगर जो हमारे लाहौर और इस्लामाबाद पिंडी के व्यूवर्स हैं वो डॉक्टर बिल्किस से मिल सकते हैं और इलाज के हवाले से कोई बात करनी हो तो आप जाके उनसे अपना इलाज करवा सकते हैं। तो डॉक्टर बिल्किस कल लाहौर में प्रैक्टिस कर रही हैं और परसों प्रैक्टिस कर रही हैं पिंडी इस्लामाबाद जी। अच्छा कुरत, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है जो कि हम देख के आप हमें हमारे होश उड़ाने वाले हैं? मेरा अगला प्रोजेक्ट एक छोटी सी एक टेबल है जी, जिसको आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है ये टेबल। ज़्यादा हाल टेबल है। हम इसे आबाद करेंगे। हम इसे आबाद करेंगे जी। तो ये टेबल है, एक नॉर्मल सी लोगों के घर में छोटी छोटी कॉफ़ी टेबल्स होती हैं। तो ये छोटी सी एक टेबल थी जो कचरे में पड़ी थी और हम दोनों ने देखी थी ये टेबल। और सूरज की मैं पूछ रहा हूँ लकड़ी की क्वालिटी वगैरह? लकड़ी की क्वालिटी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा धूप में रही है या पानी में भी रही है। तो हम अब इसको कुछ बनाएंगे, कुछ इसको नए तरीके की चीज़ आप देखेंगे। नए तरीके की चीज़ और एक अमेजिंग बजट के अंदर कि आप हैरान रह जाएंगे कि अरे इतनी सस्ती कैसे बन गई है। बिल्कुल। और कुरत कितने दिन लगेंगे इसको बनने में? एक हफ्ते? 1 वीक में। एक हफ्ते में तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में हम इसे बिल्कुल आपको दिखाएंगे, एक सरप्राइज देंगे। एक सरप्राइज देंगे। और खवातीन और हज़रात, अगर आपके घर में कोई वॉल है जिसको आप लोग इन्हांस करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप तस्वीर भेजें। कुरत हमारे साथ हर वेडनेसडे को होती हैं तो आपको एक और चीज़ जी, लोग हमें बताएं कि वो किस चीज़ पे हमसे आइडियाज़ लेना चाहते हैं। वो हमें हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमें हमारे पेज पे भेजें कि वो किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको आपका जो घर है आपकी एग्जिस्टिंग चीज़ों से ही किस तरह खूबसूरत हो सकता है। और हमारा खाना तैयार है जी? बिल्कुल तैयार है, प्रेजेंटेशन भी कर दी है। अरे वाह, जबरदस्त। अब खाना तैयार है, अब आपसे अलविदा तो लेना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शेफ नौरीन, आपका भी थैंक यू कुरत, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। इंशाल्लाह कल आपके साथ होंगे एक बहुत ही धमाकेदार शो के साथ। कल का शो आप लोगों ने मिस नहीं करना है क्योंकि कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए। तो कल का शो जरूर देखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड लुक फॉरवर्ड टू दिस टेबल
ट्रांसफॉर्मेशन। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। खुदा हाफिज।